नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल की अगली कक्षा। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय। इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे हिमालय का प्रादेशिक वितरण। इससे पहले हमने हिमालय का जो वितरण पढ़ा था वो एक क्रोनोलॉजिकल डिवीजन था। अब हम यहाँ पर हिमालय के प्रादेशिक वितरण की चर्चा करेंगे कि जो हम हिमालय का अभी तक वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसी हिमालय को एक एक नए रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसको कहते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। मतलब मैटर वही रहेगा, मैटर पूरे का पूरा वही है, बस पढ़ने का तरीका अलग होता है, विभाजन करने का तरीका अलग होता है। तो किस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो किस तरीके का है। तो रीजनल डिवीजन से पहले अगर हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लें, तो मैंने आपको जब हिमालय के वर्गीकरण की चर्चा की थी हमने, तो हिमालय का जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो एक इसका कालानुक्रम विभाजन करते हैं, क्रोनोलॉजिकल डिवीजन है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय की स्टडी की थी। और कालानुक्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सबका जो उत्पत्ति है वो अलग अलग काल में की गई थी। जैसे ट्रांस हिमालय हमें क्रेटेशियस काल में मिलता है। ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वो क्रेटेशियस काल में मिलती है। ग्रेटर हिमालय की जो उत्पत्ति है वो इयोसीन काल में मिलती है। तो अलग अलग काल में देखेंगे उत्पत्ति होगी। लेजर हिमालय की उत्पत्ति मियोसीन में मिलेगी और इसकी उत्पत्ति प्लियोसीन में मिलेगी। तो अलग अलग समय में जो उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको कहते हैं आपका कालानुक्रम विभाजन, क्योंकि एक एक करके हमें पढ़ना होता है, एक एक करके हिमालय की उत्पत्ति को समझना होता है। लेकिन इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे वो आपका कहलाता है प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन। तो प्रादेशिक विभाजन को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, यहां पर समझें कि जब हम इसके प्रादेशिक विभाजन की चर्चा करते हैं तो प्रादेशिक विभाजन में इसी हिमालय को कई पार्ट से डिवाइड किया जाता है। जैसे मुख्यतः हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पश्चिम हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, ये कोई टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, और पूर्वी हिमालय। तो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, वेस्टर्न हिमालय, मिडिल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उसको जरा समझिए एक सामान्य भाषा में। कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि यहां पर हमें पूरे का पूरा ग्रेटर हिमालय मिलेगा। ग्रेटर हिमालय के ऊपर आपको काराकोरम वगैरह, लद्दाख वगैरह की जो रेंज वगैरह यहाँ पर हमें मिल जाती है। उसके ऊपर नीचे आपको पीर पंजाल, धौलाधर, महाटिब्बा, नाग, और उसके नीचे फिर आपको शिवालिक हिमालय की बहुत सारी श्रेणियां मिल जाती हैं। तो इन्हीं सभी को अगर हम डिवाइड करके पढ़ें, जब हम इनको डिवाइड करके पढ़ें, जैसे यहां से हम इसको एक अलग पार्ट में डिवाइड कर लें और इसमें हम अलग पार्ट में डिवाइड कर लें, तो ये अभी तक हमने वन बाय वन, जैसे सबसे पहले हमने ये पढ़ा, फिर सेकंड नंबर पर पढ़ा, फिर थर्ड नंबर पर पढ़ा, फिर फोर्थ नंबर पर पढ़ा। लेकिन यहां पर हम वन बाय वन नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ सेक्शन को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे हम यहां से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है ये आपका पश्चिम में कवर होगा, तो इसको हम बोल देंगे पश्चिमी हिमालय। और ये जो एरिया ये आपका मध्य में आ जाएगा, तो इसको बोल दिया जाएगा मध्य हिमालय। और जो ये सेक्शन आ रहा है ये आपका पूरब में है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्वी हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय एंड पूर्वी हिमालय। अब ये तीन जो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, अब इन तीनों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है वो हमें समझना है कि इनको विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, किस बेस पर हम इनको विभाजित करेंगे। तो देखते हैं इसको किस तरीके से विभाजित किया जाएगा। और जब भी हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे मान लो हम पश्चिमी हिमालय पढ़ रहे हैं, तो इसमें ट्रांस हिमालय भी आ सकता है, ग्रेटर हिमालय भी आ जाएगा, लेजर भी आ जाएगा, शिवालिक भी आ जाएगा। तो हम सभी हिमालयों को एक साथ ही पढ़ लेंगे, सभी हिमालय की श्रेणियों को एक साथ पढ़ेंगे। उन सारी श्रेणियों की जो विशेषताएं वो सारी एक साथ आएंगी।
मध्य में जिस भी हिमालय का पार्ट आएगा वो एक साथ पढ़ेंगे, ईस्ट में जिसका भी पार्ट आएगा उसको भी एक साथ कवर करेंगे। तो ये कहलाता है हमारा इसको तोड़कर पढ़ना लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन या इसका प्रादेशिक विभाजन। तो लंबवत रूप से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर बात करेंगे हम इसके रीजनल डिवीजन की। तो रीजनल डिवीजन में हिमालय को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे आप वेस्टर्न हिमालय। तो सबसे पहला भाग कौन सा आएगा, वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय के बीच वाला जो पार्ट होगा उसको बोल देंगे मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। और सबसे जो ईस्टर्न पार्ट आएगा उसको बोल देंगे ईस्टर्न हिमालय। तो 3 पार्ट में हम इसको पूरे का पूरा डिवाइड करेंगे, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय एंड सेंट्रल। मिडिल की जगह चाहो तो सेंट्रल टर्म भी यूज कर सकते हैं, सेंट्रल हिमालय। ठीक है, तो ये आपका भाग कौन सा होगा, पूर्वी हिमालय। इसको हम पूर्वी हिमालय में स्टडी करते हैं। ये आपका मध्य हिमालय आ जाएगा, तो इसको मध्य हिमालय में स्टडी करेंगे। और तीसरा जो पार्ट आएगा इस साइड, जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो कहलाएगा आपका पश्चिम हिमालय। अब हमें क्या करना है, इसमें इनकी अगर लेंथ को भी पढ़ा जाए तो यहां पर इसकी जो पूरी की पूरी जो लेंथ हमें मिलती है वो लगभग 650 किलोमीटर के लगभग इसकी पूरी की पूरी लेंथ मिल जाती है। तो यहाँ पर जो पूरी लेंथ है वो लगभग 650 किलोमीटर मिलेगी, और इसकी जो लेंथ है वो लगभग आपको 1200 किलोमीटर के लगभग मिल जाएगी। और यहाँ पर जो लेंथ है वो 550 किलोमीटर के लगभग मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखें, तीनों लेंथ को देखेंगे तो हिमालय की जो लेंथ है वो लगभग आपको 2400 किलोमीटर मिल जाती है। तो और हिमालय की हम वास्तविक लेंथ भी 2400 से 25 किलोमीटर ही पड़ते हैं। तो उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अब पश्चिम हिमालय में जब स्टडी करते हैं तो पश्चिम में क्या पढ़ते हैं, पश्चिम हिमालय में पढ़ते हैं कि पश्चिम हिमालय में मुख्यतः पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम हिमालय को मुख्यतः क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के साथ ही इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, और इसी के साथ ऐड हो जाता है आपका हिमाचल हिमालय। तो ये आपका पूरे का पूरा किसमें चला जाता है, ये कहलाता है हमारा पश्चिमी हिमालय, जिसमें हिमालय को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जब हम मध्य हिमालय की बात करते हैं तो इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक आपका कुमायूं हिमालय, एक तो पार्ट आएगा आपका कुमायूं हिमालय का, और इसी कुमायूं हिमालय के कुछ भाग को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी पढ़ते हैं। तो कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, मेन हम कुमायूं को स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो दूसरा भाग आता है उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्लियर। अब यहाँ पर जो हम तीसरा डिवीजन पढ़ते हैं, इस तीसरे डिवीजन में मुख्यतः आप असम हिमालय को पढ़ सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः असम हिमालय का क्षेत्र पढ़ा जाता है, और ये विस्तार जो है वो असम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भी देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा विभाजन हमें देखने को मिलता है, पश्चिम से पूर्व का विभाजन। अब क्वेश्चन आता है कि ये विभाजन किस आधार पर किया जाएगा, हमारे पास इसको विभाजित करने का आधार क्या है। तो यहां पर समझे, ये पूरे का पूरा आपको पश्चिम से हिमालय दिख रहा है। इस हिमालय का जो वर्गीकरण दिया था, जो प्रादेशिक विभाजन है, जो प्रादेशिक इसका विभाजन हमें देखने को मिलता है, ये विभाजन सिडनी बुर्नार्ड ने दिया था, या इसमें आप एसपी चटर्जी का नाम भी याद रख सकते हैं। एसपी चटर्जी के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया था, और बाद में इसी क्लासिफिकेशन को नदियों के आधार पर, तो नदियों के आधार पर इसको जो विभाजित किया था, तो नदियों के आधार पर जो विभाजन है इसका, वो सिडनी बुर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो सिडनी बुर्नार्ड के द्वारा ये विभाजन हमें देखने को
मिलता है। तो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो रिवर के आधार पर किया जाता है। इसको कई बार लॉन्गिट्यूडनली विभाजन भी कहा जाता है। तो इसी प्रादेशिक विभाजन को कई बार लॉन्गिट्यूडिनल, एक मिनट, लॉन्गिट्यूडिनल, तो इसको कई बार लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन भी कहा जाता है कि लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन क्या है। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब हम हिमालय के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इस वर्गीकरण में तो हिमालय की सीमा में जो पश्चिमी सबसे नदी प्रवाहित होती है, तो हिमालय की पश्चिम में सबसे जो पश्चिमी नदी प्रवाहित होती है वो है इंडस रिवर। तो सबसे पश्चिम में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इंडस रिवर। और इसकी सबसे पूर्वी सीमा में जो नदी प्रवाहित होती है वो है आपकी दिहांग रिवर। तो इसका मतलब है कि हिमालय का पूरा जो विस्तार है पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पूरब में दिहांग नदी के बीच में मिलता है। तो पश्चिम में इंडस नदी से लेकर यानी कि सिंधु नदी से लेकर पूरब में दिहांग नदी तक हमें हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन इसको हम विभाजित कैसे करेंगे? क्योंकि यहां पर जब ये नदी क्रॉस करती है तो यहां पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है। इसको बोला जाता है सिंधु गॉर्ज। तो सिंधु नदी के द्वारा हिमालय को कट करके इसका निर्माण किया गया, सिंधु गॉर्ज का निर्माण किया गया। और उसी प्रकार दिहांग, इस दिहांग को ओरिजिनली हम ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो यहाँ पर गॉर्ज का निर्माण किया गया इसको कट करके उसी को दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं? दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। इसको बोल देते हैं हम दिहांग गॉर्ज। अब यहां पर हमें क्या मिलता है कि एक नदी और आती है जो इस क्षेत्र से निकलती है, जो सिंधु नदी का उद्गम, याद रखना कि जो सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है वही उद्गम क्षेत्र आपको ब्रह्मपुत्र नदी का मिलता है। सेम जगह से ये नदियां उद्गमित होती हैं, मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास से तिब्बत में। और वहीं से आपका सतलुज नदी का भी उद्गम होता है। तो सतलुज नदी भी यहां से निकलती है और भारत में प्रवेश कर जाती है। जब ये सतलुज नदी यहाँ से प्रवेश करेगी तो दूसरा जो आधार हमारे पास मिल जाएगा वो सतलुज नदी का मिल जाएगा। तो सतलुज भी यहाँ से एक गार्ज बनाकर, सतलुज गार्ज बनाकर यहाँ से प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर एक नदी हमें और मिलती है जो सिक्किम वगैरह की पहाड़ियों से निकल कर आती है, जम्मू ग्लेशियर से। इसको कहा जाता है तीस्ता नदी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ विभाजन आपको दिखाई दे रहा है कि जो यहां पर इन सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का विभाजन है इसी को कहा जाता है पश्चिम हिमालय। इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम हिमालय। और सिंधु नदी से लेकर, सॉरी, सतलुज नदी से लेकर, यहां लिख लेते हैं दोबारा, सतलुज नदी से लेकर जो तीस्ता नदी है इस विभाजन को कहा जाता है मध्य हिमालय। सबसे बड़ा भाग यही हमें मिलता है। तो यह विभाजन क्या कहलाएगा? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है पूर्वी हिमालय। तो इस तरीके से आप हिमालय को सबसे पहले तीन भागों में डिवाइड करते हैं, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय की जो लेंथ हमने पढ़ी थी वो लगभग 650 किलोमीटर मिलती है। मध्य हिमालय की लेंथ सबसे ज्यादा मिलती है 1200 किलोमीटर। और पूर्वी हिमालय की जो लेंथ मिलती है वो लगभग 550 किलोमीटर मिलती है। क्लियर हो गया? अब इसको समझे जरा। तो पूरे का पूरा जो हमारा हिमालय है जो पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ था, पूरे का पूरा हिमालय, इस पूरे हिमालय को हमने नदियों के आधार पर विभाजित किया। तो जो सबसे पश्चिम में नदी आ रही है इस नदी को कहते हैं सिंधु नदी। तो सबसे पश्चिमी सीमा कौन बनाएगी? सिंधु नदी बनाएगी, इंडस रिवर बनाएगी। और सबसे जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करेगी वो आपकी कौन सी नदी करेगी? ब्रह्मपुत्र, या इसी को कह सकते हैं दिहांग निर्माण करेगी यहाँ पर। तो सबसे पश्चिमी और पूर्वी सीमा हो गई। लेकिन इसके मध्य भाग से यहां से हम एक कट और बनाते हैं। तो इस कट से और इस कट से कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं। तो ये जो कट आपको मिलते हैं यहां से प्रवेश करती है कौन सी नदी?
इस जगह से प्रवेश कर जाती है सतलुज नदी। तो दूसरा आधार हमें देगी कौन सी नदी? सतलुज नदी। और यहां से प्रवेश कर जाती है कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो तीसरा आधार देगी हमें कौन? तीस्ता नदी। तो यहां से क्लियर होता है कि ये पूरे का पूरा जो एरिया है, यहां से यहां तक का जो पूरे का पूरा एरिया हमें मिलता है, कहां से? सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं पश्चिम हिमालय। ठीक है, यहाँ और क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। इसको पश्चिम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो मध्य का भाग है पूरे का पूरा यहाँ से लेकर, तो मध्य का ये पूरे का पूरा जो भाग है, ये इस मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इस मध्य भाग को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा कहलाता है आपका पूर्वी हिमालय। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो पूर्वी हिमालय है, इसमें असम हिमालय और मध्य हिमालय को भी दो भागों में, पश्चिमी हिमालय को तीन भागों में हम विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो मुख्य क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको पंजाब हिमालय मिल जाएगा। और पंजाब हिमालय के उत्तर में ही पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो आपको कश्मीर हिमालय मिलेगा। और कश्मीर हिमालय के इस साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पर हिमाचल हिमालय मिलेगा। तो आपसे किसी के बारे में पूछा जाए, आपसे ये तीन सेक्शन यहाँ पर हमें मिलते हैं, तो आपसे किसी भी सेक्शन के बारे में पूछा जाए, पंजाब हिमालय पूछ ले, कश्मीर हिमालय पूछ ले या हिमाचल हिमालय पूछ ले कि कश्मीर हिमालय कहाँ है, पंजाब हिमालय कहाँ है और हिमाचल हिमालय कहाँ है, तो ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक मिलता है। तो इन दोनों नदियों के बीच में तीन हिमालय मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम मध्य हिमालय में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक कुमायूं हिमालय मिलता है। और कुमायूं हिमालय के अलावा इस साइड हमें नेपाल हिमालय मिलता है। अब क्या था कि जो वैसे तो ये पूरे का पूरा सेक्शन कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय का सेक्शन सतलुज नदी से तीस्ता नदी के मध्य देखने को मिलता है। लेकिन अब नेपाल का जो क्षेत्र है वो अलग है। कुमायूं हिमालय हमारा भारत में आ जाएगा, तो हम भारत और नेपाल को एक ही सेक्शन में नहीं रखते। तो इन दोनों को विभाजित करने के लिए एक नदी को यहाँ पर और आधार बनाया जाता है। एक विभाजन क्षेत्र हम और ले लेते हैं, तो उस विभाजन रेखा से हम एक नदी और प्रवाहित करते हैं यहां से। इस नदी को कहा जाता है काली नदी। तो कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो रियल में जब हम पढ़ते हैं तो सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक के विस्तार को कुमायूं हिमालय और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के विस्तार को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता। तो इस तरीके से आपको ये प्रादेशिक विभाजन को याद रखना है कि किन नदियों के बीच में कौन सा विभाजन देखने को मिलता। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, केवल आपको नदियां याद रखना है। तो सबसे पश्चिम में बताओ कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सबसे पश्चिम में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। और सबसे पूर्व में जो नदी प्रवाहित होती है, तो ये अगर आपको नदियां याद हैं तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पर प्रवाहित होती है दिहांग नदी। तो पश्चिम में दिहांग सतलुज नदी, सॉरी सिंधु नदी से लेकर पूरब में दिहांग नदी के बीच में पूरे का पूरा हिमालय का विस्तार हमें मिलेगा। फिर हम यहाँ पर एक नदी की और चर्चा करते हैं, इसको कहा जाता है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का यहाँ पर एक क्षेत्र मिलेगा। और सतलुज नदी के बाद हम स्टडी करते हैं यहाँ पर काली नदी। तो एक आधार बनेगा हमारे पास काली नदी का। और काली के बाद मिलती है हमें तीस्ता नदी, तो अगला आधार है हमारा तीस्ता नदी। तो इस तरीके से अगर आपको ये क्रम से याद है, सिंधु नदी, सिंधु के बाद सतलुज नदी, सतलुज के बाद काली नदी, काली के बाद तीस्ता नदी, तीस्ता के बाद दिहांग नदी, तो हम आसानी से यहाँ पर हिमालय को निकाल सकते हैं। तो इस क्षेत्र में जो हिमालय मिलता है हमें, तो यहाँ पर आपको पंजाब हिमालय मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पंजाब हिमालय मिल जाएगा। पंजाब हिमालय के ऊपर ही आपको कश्मीर हिमालय मिल जाएगा। तो ये पश्चिम से पूरब में जाएंगे तो कश्मीर हिमालय, और कश्मीर हिमालय के बाद ही आपको यहाँ पर हिमाचल हिमालय मिल जाएगा। ये क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है पूरे का पूरा, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार का विभाजन दिया। यहाँ पर जो मिलता है वो हमारा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है। और कुमायूं हिमालय के बाद जो क्षेत्र है वो आपका नेपाल हिमालय का मिलेगा, क्योंकि सबसे प्रमुख जो प्रॉब्लम है वो इसके विभाजन की है।
अगर हमने विभाजन ही गलत कर लिया तो बाकी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको हम असम हिमालय के नाम से पढ़ते हैं। तो ये 3 तरीके का हिमालय कई भागों में डिवाइड होता है। तो ये सबसे कहलाएगा पश्चिम का, पूर्व का हिमालय, जिसको कहेंगे हम पूर्वी हिमालय। और इसके बाद ये जो पूरे का पूरा क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक का, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको कहा जाएगा मध्य हिमालय। क्लियर। और इसके बाद ये जो क्षेत्र है पूरे का पूरा, तो इसको कहा जाएगा पश्चिमी हिमालय। तो इस तरीके से हम 3 भागों में डिवाइड कर देते, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। क्लियर हो गया। तो 3 भागों में ये डिवाइड होता है, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय एवं पूर्वी हिमालय। क्लियर है यहां तक। अब किसी भी विभाजन के बारे में पूछे आप आसानी से आंसर दे सकते हो। अब इनसे क्या पढ़ना है, तो पढ़ना इनमें कुछ नहीं रह जाता है। अगर आपको ये विभाजन पूरा क्लियर है, अगर आपका ये विभाजन पूरा क्लियर है पश्चिम पूर्व मध्य का, तो आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। जैसे हमें इसमें से कुछ हिमालयों को पढ़ना है। जैसे हमें सबसे पहले समझना होता है कश्मीर हिमालय के बारे में। तो जब भी कश्मीर हिमालय हमारे सामने आएगा, देखो पंजाब हिमालय में बहुत सारी श्रेणियां वगैरह नहीं मिलती, तो हमें पंजाब हिमालय को नहीं डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है कश्मीर हिमालय को। तो कश्मीर हिमालय में हम किन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, तो यहां सबसे पहले हमें समझना होगा कि कश्मीर हिमालय कहां पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि ये सिंधु नदी से लेकर, तो ये कहां पर स्थित है, तो ये सिंधु नदी से, तो पश्चिम में किस नदी से स्टार्ट होगा, सिंधु नदी से स्टार्ट होता है। और किस नदी के बीच में है, तो सतलुज नदी के बीच में। तो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी का तक का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, कश्मीर हिमालय। अब कश्मीर हिमालय के अंदर हमें कौन कौन सी श्रेणियां देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हमें काराकोरम श्रेणी देखने को मिल जाएगी। तो काराकोरम जो रेंज है, जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, वो भी आप कश्मीर हिमालय के अंदर ऐड कर सकते हैं। लद्दाख वगैरह को भी लिख सकते हैं, कम से कम काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है उसको तो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ग्रेटर हिमालय का जो पश्चिम वाला भाग है वो आ जाएगा। और लेजर हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है, तो जो पीर पंजाल रेंज है लेजर हिमालय की, वो यहाँ पर आ जाएगी। और कुछ हिस्सा आपका शिवालिक का भी आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पर जम्मू हिल्स के नाम से पढ़ते हैं। याद होगा कल मैंने आपको जम्मू हिल्स पढ़ाया था, तो जम्मू हिल भी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तरीका होता है पढ़ने का कि आपको कौन कौन सी रेंज इसके अंदर याद रखनी। अब दर्रों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हमें मिलते हैं। तो दर्रों में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर काराकोरम रेंज के ही बहुत सारे दर्रे तो जो हमें मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर काराकोरम दर्रा मिल जाएगा। तो दर्रों की कोई कमी नहीं है, कुछ दर्रे आप याद रख सकते हैं, काराकोरम, लनकला, कैप सांगला, छांगला, जाराला, चार डिंगला। तो बहुत सारे दर्रे मिलेंगे। ठीक है, बुर्जिलो आपका बुर्जिला, ठीक है, इसके अलावा जोजिला। तो ये बहुत सारे जो दर्रे हैं जो आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वैलीज की बात करें, तो यहाँ पर मुख्यतः हमें कश्मीर घाटी देखने को मिलती है। तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर कश्मीर घाटी मिल जाती है। कश्मीर घाटी के अलावा यहाँ पर आपको नुब्रा वैली मिल जाएगी, नुब्रा घाटी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको गलवान घाटी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको अभी जो लेटेस्ट पहलगाम, ठीक है, पहलगाम जो घाटी है वो भी इसी क्षेत्र में, पहलगाम जो क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में मिल जाएगा, जिसमें एक नदी मिलती है लिद्दर नदी। तो लिद्दर नदी के क्षेत्र में ये पड़ता है, लिद्दर घाटी भी बोल देते हैं इसको। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के अंदर हम 3-4 चीजें कल पढ़ चुके थे। जैसे यहाँ पर करेवा मिट्टी मिलती है, और करेवा में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ चुके थे कि यहाँ पर मर्ग के ग्रासलैंड मिलते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग करके यहाँ पर कई ग्रासलैंड मिल जाते हैं। और लेक्स की बात करें, इसी कश्मीर घाटी में यहाँ पर आपको वूलर झील मिल जाती है। तो वूलर झील जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है,
वो भी आपको कश्मीर में मिल जाती। बाकी झीलें अलग से पढ़ाएंगे, तब आप किसी भी झील का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। शेषनाग, अनंतनाग वगैरह अंचार झील है, किसी भी झील का नाम आप लिख सकते हो। ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ ग्लेशियर पढ़े थे, जैसे हमने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ये सारा मैटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सियाचिन लिख सकते हैं, आप बाल्टेरो के बारे में लिख सकते हो, तो सियाचिन, बाल्टेरो, रेमो, बियाफो, हिस्पर और बटूरा। तो ये बहुत सारे ग्लेशियर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपको कश्मीर हिमालय का मैटर भी याद रखना होता है। तो इनमें से कोई भी मैटर पूछा जाए तो सब कहाँ आता है, कश्मीर हिमालय में। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हमें लिखना होता है। हिमाचल हिमालय की बात करें तो ये कहाँ पर आएगा, तो हिमाचल हिमालय भी आपका सिंधु नदी से लेकर, तो सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, सतलुज नदी तक फैला हुआ है। तो सिंधु से लेकर सतलुज नदी तक ये फैला हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणी आ जाएंगी, तो हिमाचल में आप देखेंगे, अब ट्रांस हिमालय तो आएगा नहीं, ट्रांस हिमालय इसमें नहीं आएगा। ग्रेटर हिमालय की रेंज आ जाएगी। लेजर हिमालय का जो पीर पंजाल धौलाधर वाला पार्ट था, तो पीर पंजाल की धौलाधर जो सॉरी लेजर हिमालय की धौलाधर श्रेणी आ जाएगी, और कुछ शिवालिक का पार्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से दर्रे मिलते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपको बारालाचला दर्रा मिल जाता है। तो यहाँ पर आप बारालाचला दर्रा याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको शिपकिला दर्रा मिल जाता है, आप शिपकिला दर्रा याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको रोहतांग दर्रा मिल जाता है। तो ये कुछ दर्रे आप यहाँ पर याद रख सकते हो। अगर घाटियों की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुल्लू घाटी मिल जाती है, यहाँ पर आपको मनाली घाटी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर लाहुल घाटी मिल जाती है, लाहुल घाटी, यहाँ पर स्पीति घाटी मिल जाती है। तो ये कुछ घाटियां यहाँ पर आपको मिल जाती। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत मैटर आपको यहाँ पर बता देना है। इसके अलावा आते हैं कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये सतलुज नदी से स्टार्ट होगा, और किस नदी के बीच में रहेगा, काली। ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नदी याद हो जाए कि कौन सा हिमालय किस नदी के बीच में। ये मैटर तो ऑलरेडी हम, अगर हिमालय का नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल डिवीजन आप पढ़ोगे तो वहां पर ऑलरेडी सारी चीजें हमने पढ़ी हुई, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो श्रेणियों की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय आएगा, ठीक है। ट्रांस तो यहाँ पर आएगा नहीं। लेजर हिमालय आ जाएगा, लेजर की कौन सी श्रेणी आ जाएगी, तो नाग टिब्बा श्रेणी का विस्तार यहाँ मिल जाएगा, और कुछ शिवालिक हिमालय का क्षेत्र भी मिलेगा। दर्रों की बात करें तो यहाँ पर 4 दर्रे हमने पढ़े थे, ठीक है। मानाला, नीतीला और लिपुलेखला। ये 3-4 दर्रे आपको कहाँ मिल जाते हैं, कुमायूं हिमालय यानी कि उत्तराखंड में मिल जाते हैं। घाटियों की याद करें तो यहाँ पर कांगड़ा घाटी वगैरह मिल जाती है, यहाँ अल्मोड़ा घाटी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा लिख लो यहाँ पर, यहाँ पर आपको अल्मोड़ा घाटी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना, एक दो घाटियों के और नाम याद नहीं आ रहे अभी निकाल के दिमाग से। तो मुख्यतः पीक्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी पीक्स मिल जाती हैं, जैसे ठीक है यहाँ पर नैनीताल जैसे हैं, है ना, कुछ याद आ जाती है तो दिमाग से निकल जाती है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, ये लिख सकते हैं। तो केदारनाथ यहाँ पर मुख्यतः सबसे प्रमुख चोटियों में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बद्रीनाथ मिल जाता है, यहाँ पर आपको नंदा देवी, तो नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कामेत जैसी ऊंची चोटियाँ, और इसके अलावा यहाँ पर त्रिशूल जैसी ऊंची चोटियाँ भी मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर ग्लेशियर्स की बात की जाए, तो ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर हमें मिलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर हमें मिलता है, तो गंगोत्री मिल जाएगा, यमुनोत्री मिल जाएगा, चोराबारी ग्लेशियर मिल जाएगा। तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, चोराबारी मिल जाएगा, सतोपत ग्लेशियर मिल जाएगा, ठीक है, मिलान ग्लेशियर मिल जाएगा। तो ये कई ग्लेशियर हमें इस कुमायूं हिमालय के अंदर मिल जाते हैं। तो कुमायूं हिमालय की
सबसे ऊंची जो चोटी मिलती है वो कौन सी है? नंदा देवी यहां पर देखने को मिलती है। कुमायूं हिमालय के बाद जाएंगे तो आपको नेपाल हिमालय मिलता है। तो नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर इस नदी के बीच में ही तीस्ता नदी के बीच में आता है। तो यहाँ पर रेंज की बात करेंगे तो ग्रेटर हिमालय का विस्तार यहाँ मिल ही जाएगा, लेजर हिमालय भी मिल जाएगा और शिवालिक भी मिल जाएगा। लेजर का जो क्षेत्र मिलेगा वो आपको महाभारत श्रेणी वाला क्षेत्र मिलेगा। केवल लघु हिमालय में सबसे ज्यादा, और शिवालिक हिमालय को यहाँ पर क्या कहा जाता है? चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। दर्रों की बात करें तो यहाँ पर आपको तिनकर दर्रा मिल जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। गया ला दर्रा मिल जाता है। अगर यहाँ पर पीक्स की बात करें तो पीक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, जैसे धौलागिरी, पीक्स की तो कोई कमी नहीं है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, फिर उसके बाद छोयू, फिर छोयू के बाद से ही आपको क्रम से याद रखना, ये सब क्रम से मिलता है। ये सब पीक्स आपको क्रम से मिलेंगी। छोयू के बाद ही आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर मिलेगा। माउंट एवरेस्ट के बाद जाएंगे तो आपको मकालू मिल जाएगी। तो ये सारी पीक्स आपको नेपाल के अंदर मिलती हैं। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी कहां पर स्थित है? नेपाल राज्य के अंदर स्थित है। क्लियर हो गया? इसके बाद ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय का विस्तार कहां तक है? यहां पर इसको असम हिमालय भी लिख सकते हैं, जिसका विस्तार असम और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो मुख्यतः इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन विस्तार असम में तो तीस्ता नदी से लेकर देहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मिलता है। तो इसमें कौन कौन सी रेंज आएंगी? तो इसमें ग्रेटर हिमालय आएगा, लेजर हिमालय इसमें नहीं आएगा, क्योंकि लेजर हिमालय का विस्तार मुख्यतः नेपाल तक मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। शिवालिक हिमालय यहाँ पर आ जाएगा। और शिवालिक हिमालय को यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? हमने पढ़ा था मिश्मी, अभोर, मीरी और डाफला की जो पहाड़ियां हैं, डाफला जो हिल्स मिलती हैं, वो इसी शिवालिक का पार्ट मिलती हैं और ये अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य में मिलती हैं। अभी लिखाएंगे आपको। पासेस की बात करें तो यहाँ पर बॉम्डिला पास मिल जाता है, यांग्याप पास मिल जाता है, ठीक है, सेला पास मिल जाता है यहाँ पर आपको, ठीक है, दीफू पास मिल जाता है, यहीं पर आपको लेक पानी पास मिल जाता है। तो ये बहुत सारे दर्रे यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये मुख्यतः सारे के सारे जो दर्रे हमें मिलते हैं ये सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही मिलते हैं। तो मैटर जो है वो ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश का ही मिलता है। वैलीज की बात करें यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको जो वैलीज हैं वो कोई खास नहीं है, तो इसको छोड़ देना। पीक्स यहाँ पर आपको कुछ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको नामचा बारवा पीक मिल जाएगी। तो नामचा बारवा पीक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित। तो पढ़ते जरूर हम इसको असम हिमालय है, लेकिन मैटर जो है वो ज्यादातर किसका आता है? तो मैटर ज्यादातर इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश का ही आता है। तो इस तरीके से ये आपका हिमालय का एक सिंपल क्लासिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज को समझे, नई चीज को समझते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने देखा कि ये पूरे का पूरा जो हिमालय है, ये पूरे का पूरा हिमालय इतना हमने बनाते हैं हर बार हम। और इसी हिमालय का कुछ विस्तार जो आपका म्यांमार में चला जाता है इस तरफ, तो कुछ विस्तार आपका म्यांमार में चला जाएगा। और फिर उसके बाद ये इस तरीके से पानी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब पूरे हिमालय को समझो जरा। अब इसमें अगर हम तीन चार पार्ट्स में जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जब हम इसको तीन तीन पार्ट में मुख्यतः डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ तक आपका, तो ये विभाजन रेखा जो किसकी थी? तो यहाँ पर मिल जाती है आपको कौन सी नदी? दिहांग नदी। तो यहाँ पर याद रखना कौन सी नदी मिलेगी? दिहांग नदी। और यहाँ पर नदी ही बना लेते हैं, यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है हमें? तीस्ता नदी। अब समझ लेना पूरे का पूरा, तीस्ता नदी। और यहाँ पर जो नदी मिल रही है वो कौन सी थी? सतलज नदी। और यहाँ पर जो नदी थी वो थी आपकी सिंधु या इंडस रिवर।
तो सिंधु नदी से सतलुज नदी तक के क्षेत्र को, ये पूरा देखो हिमालय का जो मुख्य विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर इस दिहांग नदी तक, ये पूरा का पूरा लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ। तो हिमालय का जो मुख्य विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर दिहांग नदी तक मिलता है, पश्चिम में सिंधु से लेकर पूरब में दिहांग नदी। लेकिन इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया था, ये कहलाता है हमारा वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय। तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, और ये पूरे का पूरा हमारा क्षेत्र है मध्य हिमालय। तो ये तो हम स्टडी कर चुके हैं पूर्वी हिमालय में और मध्य हिमालय के सारे भागों की। अब यहाँ पर समझना, तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम पूर्वी हिमालय। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ से आप एक सीमांकन कर लो पहले, तो यहाँ तक तो इंडिया का सीमांकन है, ये भारत की सीमा है, ठीक है। तो ये भारत की सीमा है, और इस साइड सीमा किसकी है, म्यांमार की। और म्यांमार के अंदर ही इसको क्या कहा जाता है, म्यांमार के अंदर ही इसको अराकान के नाम से जाना जाता है, या अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और यही अराकान योमा जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, यही अराकान योमा जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है तो इसके अधिकांश भाग पानी में डूब जाते हैं, जिस कारण इसमें कुछ द्वीपों का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार इसी हिमालय का ही पार्ट है, तो इसलिए हिमालय के अंदर ही हम क्या करते हैं, अंडमान निकोबार की स्टडी करते हैं। तो कल की क्लास में हम अंडमान निकोबार की ही स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना, जब अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो अब भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में हमारा विस्तार है, ये हमारा मान लो पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जब हम जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो हिमालय है, ये यहाँ तक तो हिमालय इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है, कुछ हिमालय इसी म्यांमार के पैरेलल दक्षिण की ओर विस्तारित होता है, और कुछ आपका इस तरीके से आंतरिक भागों में फैला हुआ है। ये हिमालय के कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हिमालय यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो अब क्वेश्चन है कि बाकी को तो हमने कह लिया, तो ये जो हिमालय यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये जो हिमालय का क्षेत्र मिल रहा है, इस हिमालय को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। इंग्लिश में भी पूर्वांचल ही पढ़ते हैं, पूर्वांचल हिमालय। ये बात समझ में आई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वांचल हिमालय। अब आप कहेंगे सर ये तो एक ही बात है, पूर्वांचल को हिंदी हिंदी में है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ईस्टर्न हिमालय। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, पूर्वांचल हिमालय अलग है और पूर्वी हिमालय बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर पहले तो हमें क्या करना है, पूर्वी हिमालय और पूर्वांचल हिमालय में अंतर समझना है कि पूर्वी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, हम पूर्वी को ही पूर्वांचल समझ लेते हैं। पूर्वी हिमालय एंड पूर्वांचल हिमालय में क्या डिफरेंस है, देखो इसको साफ साफ समझ लेते हैं, वहां थोड़ा कचड़ा हो गया था, अब साफ साफ समझे। तो ये पूरे का पूरा हिमालय का विस्तार हम पढ़ते हैं। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, पश्चिम में किस नदी से स्टार्ट होता है, सिंधु नदी से लेकर पूरब में किस नदी तक ये फैला हुआ है, दिहांग नदी तक। तो पश्चिम में नदी से लेकर पूरब में इस नदी तक ये पूरे का पूरा आपको विस्तार देखने को मिलता है। अब क्या है कि जो दिहांग नदी है, तो दिहांग नदी की इस साइड जो नदी मिलती है वो आपको तीस्ता नदी मिलती है, इसी में जाकर मिल जाएगी। तो ये नदी कौन सी है, तीस्ता। तो इस तीस्ता नदी से लेकर इस दिहांग नदी के ऊपर यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है, इसी को हम पूर्वी हिमालय कहते हैं। तो पूर्वी हिमालय का जो विस्तार है वो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक है। तो जब भी हम पूर्वी हिमालय का विस्तार बताएंगे तो उसमें पूरे पूर्वांचल राज्यों को नहीं बताएंगे, केवल तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक का क्षेत्र याद रखेंगे। और जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो इस दिहांग नदी के बाद ये जो हिमालय आएगा, इस तरफ जो हिमालय की कई पहाड़ियां हमें देखने को मिलेंगी, इन पहाड़ियों को कहा जाता है, तो ये क्षेत्र कहलाता है हमारा कौन सा, पूर्वांचल हिमालय। समझ में आया। तो सिंपल क्या समझ में आया कि तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक के विस्तार को ईस्टर्न हिमालय
पूर्वी हिमालय कहते हैं, और दिहांग नदी से दक्षिण का जो विस्तार है उसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। कई बार इसको उत्तर पूर्व की या नॉर्थ ईस्ट हिल्स के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट हिल्स आती हैं तो उसको भी हम इसी पार्ट से कवर कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट की कहानी समझाऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो जितनी भी पहाड़ियां मिलती हैं उसमें कौन सी पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं, कौन सी पहाड़ियां हमारा हिमालय का पार्ट है और कौन सी पहाड़ियां शिवालिक का पार्ट है। क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी पहाड़ी किसका पार्ट होगी। देखिए, तो पूर्वांचल हिमालय के बारे में तो समझ गए कि पूर्वांचल हिमालय का इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ब्रह्मपुत्र को आप दिहांग भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक ही चीज है। तो द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो पहली चीज तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद क्या है, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज के बाद द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ। तो दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय शार्पली क्या हो रहा है, साउथ में मुड़ रहा है एंड स्प्रेड अलोंग टू ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। तो भारत की पूर्वी सीमा के साथ नीचे की ओर विस्तारित होगा। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो दिहांग घाटी के आगे हिमालय दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ता है और भारत की पूर्वी सीमा पर फैला हुआ है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय या पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ में आया। These hills running through the northeast states are mostly composed of the strong sandstone which are sedimentary rocks. तो ये सबसे ज्यादा सैंडस्टोन से बनी हुई चट्टाने हैं और सैंडस्टोन का जो निर्माण है वो चट्टानों के अपसादीकरण से हुआ है। तो पूर्वी हिमालय के अंदर सैंडस्टोन की चट्टानें मिलती हैं जो मुख्यतः किससे बनी हुई हैं, अपसादी चट्टानों से बनी हुई हैं। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। 1-2 पॉइंट और समझे, नहीं भी आया तो भी मैं समझाऊंगा इसको। ये घने जंगलों से आच्छादित हैं। ये पहाड़ियां अधिकांशतः समानांतर पर्वतमाला और घाटियों के रूप में फैली। मतलब यहाँ पर भी हिमालय की तरह आपको पैरेलल श्रेणियां ही देखने को मिल जाती, एक के समानांतर दूसरी मिलती, और ये पूरे का पूरा एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मणिपुरी, मिजो जैसी पहाड़ियां शामिल। ये पहाड़ियों के एग्जाम्पल तो मैं अभी आपको और भी लिखा दूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पर याद रखना है कि जो पूर्वांचल हिमालय है, तो जब पूर्वी हिमालय यहाँ तक आता है तो दिहांग नदी तक या ब्रह्मपुत्र नदी तक तो हम क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय। तो ये हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार है। लेकिन इसके बाद ये जो हिमालय है ये दक्षिण की ओर एक यू टर्न लेकर मुड़ जाता है। तो इसी दक्षिण की ओर मुड़े हुए हिमालय को जो कई पार्ट्स में मिलता है और भारत की पूर्वी सीमा के सारे फैला हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। और इसमें सबसे ज्यादा बालू जो सैंडस्टोन्स वगैरह हैं, लाइमस्टोन वगैरह, उसकी चट्टानें सबसे ज्यादा मिलती, मतलब अवसादी चट्टानें यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पर मिलती हैं मैं उनको एक बार डिटेल से आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले तो हम यहाँ पर पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियां लिखेंगे उनको समझ लेते हैं। तो पूर्वांचल पहाड़ियां लिख लें कौन कौन सी आती हैं। तो पूर्वांचल पहाड़ियां या नॉर्थ ईस्ट हिल्स कौन कौन सी। तो इसमें सबसे पहले पहाड़ी का नाम लिखेंगे तो वो पहाड़ी कहलाती है आपकी पटकाई गुम। पहली पहाड़ी कौन सी याद रखेंगे, पटकाई गुम। अभी मैं लिखा दूंगा आपको कहाँ पर है। पटकाई बुम के बाद आप याद रखेंगे यहाँ पर नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी के बाद याद रखेंगे यहाँ पर माउंट सारामती। अभी सब लिखा दूंगा कहाँ पर है, माउंट सारामती। इसके बाद मिलेगी आपको मिजो, एक साथ लिख लेते हैं लुशाई पहाड़ी। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्लू माउंटेन। यहाँ पर ब्लू माउंट भी मिल जाएगा आपको या ब्लू माउंटेन भी मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको त्रिपुरा हिल्स मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको त्रिपुरा हिल्स के बाद मिकिर और रेगमा हिल्स मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो आपको
ब्राइल हिल मिल जाएगी, और ब्राइल हिल के बाद जाएंगे तो आपको भुवन हिल मिल जाएगी। अब ये पहाड़ियां मिल तो गई हैं, ये है कहाँ पर उनको समझते हैं। तो जो ये सीमा तो आपको दिख रही होगी, तो ये नागालैंड स्टेट है, यहाँ लिख लेते हैं, ये कौन सा है, नागालैंड। ठीक है, यही थोड़ा सा नहीं दिखेगा, बाकी तो दिख रहा होगा। ये मणिपुर हो गया, सॉरी ये मिजोरम आ जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हमें मिलेंगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की पहाड़ी सीमा पर जो मिलती है उसको कहते हैं पटकाई गुम। नागालैंड में जो पहाड़ी मिलती है उसको नागा के नाम से जाना जाता है, नागा पहाड़ी मिलती है। और नागालैंड के अंदर ही आपको माउंट तारामती मिल जाता है, जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। मणिपुर के अंदर आपको 2-3 पहाड़ियां मिलती हैं, या मणिपुरी ही याद रख लो। इसमें मेन जो आपको मिलेगी, इसमें हमने नहीं लिखा था मणिपुरी, तो यहाँ पर आपको मणिपुरी हिल्स लिख लेना। यहाँ पर मणिपुरी हिल्स आपको मिल जाती हैं, इसमें नहीं लिखा, इसमें ऐड कर लेना। मिजोरम में आपको जो मिलेंगी वो आपको मिल जाएगी मिजो, मिजो के नीचे ही आपको यहाँ मिल जाएगी लुशाई, मिजो लुशाई, और इसके बाद ही यहाँ पर आपको ब्लू माउंट भी मिल जाए। और त्रिपुरा के अंदर जो पहाड़ी पड़ेंगे वो आपको त्रिपुरा हिल्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर असम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पर अगर एक नहीं, यहाँ पर इस जगह पर ये बॉर्डर बनाना, तो ये बॉर्डर आ रहा है किसमें, असम में, मणिपुर में और मिजोरम में। इस पहाड़ी को कहते हैं भूबन पहाड़ी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी भूबन हिल। इसके बाद अगर आप असम इस बॉर्डर पर जाते हैं, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर देखेंगे असम, नागालैंड और मणिपुर की सीमा से लगा हुआ है। इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, इस पहाड़ी को कहा जाता है बरेल। और यहाँ पर जाएंगे आप असम में, यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ मिलेंगी, एक को कहा जाता है मिकिर, एक यहाँ पर मिलेगी आपको मिकिर, एक मिलेगी रेगमा। इस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। जैसे पटकाई गुम कहाँ मिलेगी, तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर मिलेगी, ये सब लिख लेना। एटलस में देखोगे तो ढूंढ लोगे, नागा पहाड़ी ये नागालैंड में ही मिलेगी, पर तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। माउंट सारामती भी नागालैंड में मिलेगी, ये सबसे ऊंची चोटी भी। मिजो लुसाई आपकी मिजोरम में मिल जाएंगी, मणिपुरी लिख लेना, वो मणिपुर में मिलेगी। ब्लू माउंटेन भी आपको मिजोरम में मिल जाएगा। त्रिपुरा हिल्स नाम से क्लियर है, तो ये त्रिपुरा में ही मिलेगी। मिकिर रेगमा आपको असम में मिलेगी, और ये आपको असम, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर मिलेगी। और भुवन पहाड़ी आपको असम और नीचे मिल जाएगा आपको मणिपुर और मिजोरम, ये मणिपुर और मिजोरम की सीमा के साथ मिल जाएगी। तो ये आप जब नॉर्थ ईस्ट में, ये याद रखना सारी कौन सी पहाड़ियां हैं, तो इनको नॉर्थ ईस्ट हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से पढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि एक मैं पूरे की पूरी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों का एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि हम नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों को जब हम स्टडी करते हैं, तो ये पूरा का पूरा पहले नॉर्थ ईस्ट का मैप समझो। तो ये पूरे का पूरा आपको बनाना है पहले नॉर्थ ईस्ट का मैप। ये हो गया हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों का मैप। इस उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ पहाड़ियां, मैं पूरी पहाड़ियां एक साथ लिखा रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ पहाड़ियां आपको मिलती हैं, इन पहाड़ियों में मिलती हैं आपको मिशमी, फिर मिलती है अभोर, फिर मिलती है मीरी, उसके बाद मिलती है डाफला। ये 4 पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के बॉर्डर पर मिलती आपको नागा पहाड़ी। ये मैं लिखा चुका हूँ किसके बॉर्डर पर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी की पूरी पहाड़ियों को। फिर आप नीचे जाएंगे,
तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के नीचे, नागालैंड के अंदर ही आपको मिलेगी नागा पहाड़ी। अब आप नाम से क्लियर जानते हैं कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर मिलती है। नागा पहाड़ी के बाद यहाँ पर मिलेगी आपको माउंट सारामती, जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड के बाद आप जाएंगे मणिपुर में, तो आपको मणिपुर के अंदर मिल जाएगी मणिपुरी हिल, मणिपुर हिल्स। फिर मिजोरम में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको मिजो, और यहीं पर मिलेगी आपको लुशाई। इसी के अंदर आपको मिल जाएगा ब्लू माउंटेन। त्रिपुरा के अंदर जाएंगे तो मिलेगी त्रिपुरी हिल्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको बॉर्डर के साथ मिल जाएगी, यहाँ पर जिसको कहा जाता है, यही नाम लिख लेते हैं, इसको कहते हैं भूबन हिल्स। और इसके बाद यहाँ पर मिलती है आपको असम के अंदर मिकिर और रेगमा, और यहाँ पर मिलेगी लास्ट में बरेल। तो 3 पहाड़ियाँ असम में मिलेंगी। तो बरेल या मैं लिखा चुका हूँ किस राज्य में है, पीछे वाली स्लाइड देखना, आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए। मिकिर रेगमा, तो यहाँ पर मिकिर रेगमा बरेल, ये सब राज्य बता चुके हैं। मोटा मोटा आपको पता भी होता है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे लिख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर आपको नागालैंड का एरिया मिल जाता है, ये आपका मणिपुर का एरिया है, नीचे आपका मिजोरम वाला क्षेत्र है, ये आपका त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, ये आपका मेघालय वाला क्षेत्र है, और ये असम वाला क्षेत्र है। इतना तो कर सकते हो आप। असम के अंदर भी, सॉरी, मेघालय के अंदर भी आपको 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो मेघालय के अंदर भी इनके कलर चेंज करेंगे, अलग अलग कलर में हमें दिखाना है। तो यहाँ पर भी आपको 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं। इनमें इसको कहा जाता है गारो, इसको कहा जाता है जयंतिया, गारो जयंतिया। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी मिलती है, गारो पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। तो गारो जयंतिया, नहीं, पहले खासी मिलेगी, तो गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ मिली। अब मैंने 3 कलर में पहाड़ियाँ बनाई हैं। तो इन 3 कलर की पहाड़ियों का मतलब क्या है। जो हमने यहाँ पर ये ग्रीन कलर में बनाया हुआ है, ये पहाड़ियाँ आपकी शिवालिक का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, शिवालिक हिमालय का पार्ट। तो सारी नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियाँ अलग अलग तरीके से आती हैं। तो ये जो 4 पहाड़ियाँ हैं, मिशमी, अबोर, मीरी, डाफला, ये किसका पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है, शिवालिक रेंज का पार्ट है। ठीक है, मतलब हिमालय का डायरेक्टली पार्ट है। ये जो गारो, खासी और जंतिया पहाड़ियाँ जब हम पढ़ते हैं, इन तीनों पहाड़ियों की जब हम चर्चा करते हैं, ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ मेघालय के पठार में हैं। तो ये अलग से एक पठारी क्षेत्र है जिसको कहते हैं मेघालय का पठार, मेघालयन प्लेटू। इस मेघालयन प्लेटू का जो संबंध है वो दक्कन के पठार से है। तो ये मेघालय का पठार फिजिकली किसका भाग है, दक्कन पठार का हिस्सा है, या ये कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। अब ये प्रायद्वीपीय पठार का क्यों हिस्सा है, वो आगे जाकर जब हम दक्कन का पठार या मेघालय का पठार पढ़ेंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो पूरे का पूरा इस कलर में लिखा हुआ है मैंने, ये पूरे का पूरा जो एरिया है, ये आपका कहलाता है किसका, पूर्वांचल हिल्स का नाम से। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, तो ये कहलाती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां, यानी नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ये तरीका होता है पढ़ने का। तो सारी पहाड़ियां एक साथ ही नहीं आती हैं। हम यही गलती करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां पढ़ ली और कहानी टाटा बाय। तो लेकिन अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन याद रखते हैं, कौन सी पहाड़ी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये मेघालय में है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है, और इनके बारे में मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता चुका हूं कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा। अब हिमालय की कुछ विशेषताएं, 5-7 मिनट के अंदर इनकी विशेषताओं को समझ लेते हैं, तो हिमालय हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहली विशेषता क्या है हिमालय की, जो इंपोर्टेंट है, सिक्योरिटी वॉल ऑन द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो हिमालय की पूरी जो पोजीशन है, तो ये पोजीशन भारत में एक सुरक्षा दीवार का काम करती है। ये हमारे तरीके से हमारे भारत के लिए क्या है, एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है। चाइना और भारत के बीच में
एक ये नेचुरल बैरियर बना हुआ है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। ये भी तो हिमालय का एक तरीके का महत्व ही हुआ। दूसरा महत्व क्या है कि ये भारत की जलवायु का निर्धारण करता है, क्योंकि पूरे भारत की जो जलवायु को, दो तीन फायदे हैं इसके। एक तो ये हमारी जो वर्षा है, जो मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, जो यहाँ से साइबेरियन विंड आते हैं, उन साइबेरियन विंड को कंट्रोल करता है। और पूरे भारत को जो एक उष्ण जलवायु, एक ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट प्रदान करता है, वो हिमालय की उपस्थिति के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो जब हम जलवायु भारत की पढ़ेंगे, तो भारत की जलवायु के अंदर इसको हम पढ़ेंगे कि हिमालय का भारत के लिए क्या महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है हिमालय का, इतना बड़ा महत्व है कि ये कई बार अल्नीनो के प्रभाव को भी कमजोर करता है। तो ये अल्नीनो के प्रभाव या अल्नीनो के इफेक्ट को भी कंट्रोल करता है। ये सर्दी में चलने वाली शीतलहर यानी कि साइबेरियन विंड को भी कंट्रोल करता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून को भी कंट्रोल करके पूरे भारत में वर्षा करवाता है। तो ये सारे महत्व आपके जलवायु के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा जल संसाधन की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ग्लेशियर मिलते हैं, तो उन ग्लेशियर से हमेशा पानी बहकर आता है। तो इसका मतलब जल संसाधन की दृष्टि से भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मिलने वाले ऊंचे ऊंचे झरनों से जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से या जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए, तो हिमालय क्षेत्र, खासतौर पर शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पर्यावरण दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि के लिए यहाँ पर काफी जो नट्स वगैरह आते हैं, जो आपके काजू बादाम वगैरह हैं, वो सारे के सारे, और इसमें करेवा जो केसर की खेती होती है, तो केसर की खेती के लिए फेमस है। और जितनी भी बागानी फसलें हैं, ज्यादातर जो आपका देखेंगे एप्पल वगैरह है, ये सब वहीं से फ्रूट्स वगैरह आते हैं। जो काजू बादाम वगैरह खाते हैं, ये सब वहीं से आता है। तो काफी स्पेशल कृषि यहाँ पर मिलती है। और पशुपालन भी यहाँ का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कश्मीर के अंदर हमें सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, उत्तराखंड के अंदर बुंग्याल प्यार जैसे बड़े बड़े ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं। तो इस कारण कृषि एवं पशुपालन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिमालय की घाटियों के अंदर जलोढ़ निक्षेप मिलता है, तो उस जलोढ़ में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी मिलती है। इसके अलावा काफी ज्यादा खनिज संसाधन आपको हिमालय क्षेत्र में मिल जाते हैं। प्राकृतिक हिल स्टेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा, इसलिए ये पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो हिमालय टूरिज्म के लिए तो वर्तमान में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और धार्मिक दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, तो हिमालय हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्र जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार हरिद्वार वगैरह देखेंगे, ठीक है, नैना देवी है, आपका हेमकुंड साहिब है, और आपका वैष्णो देवी वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आपको हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ ये हमारी आज की क्लास थी, और इसमें एक दो आपके लिए होमवर्क है, आप चाहो तो इसको कर लेना। हिमालय के दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक तीव्र क्यों है, इसका आंसर आप लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर इन क्वेश्चंस के आंसर बता दें। भारत की जलवायु को किस तरीके से ये निर्धारित करता है। ईस्टर्न हिमालय आर इन्वायरमेंटली सेंसिटिव, तो पर्यावरणीय दृष्टि से ये काफी ज्यादा संवेदनशील है। तो पूर्वी हिमालय पर्यावरणीय दृष्टि से क्यों ज्यादा संवेदनशील है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा इनको मेहनत करें, और नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मांग सकते हैं कि सर इनके आंसर दे दीजिए। तो ये था आज हमारे हिमालय का फुल एंड फाइनल क्लास। तो आज की क्लास में हमने हिमालय को पूरा कंप्लीट किया है। तो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितने भी लोग क्लास देखते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और उसमें कमेंट करें। और आपके द्वारा दिए गए कमेंट से ही हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, हमें देखने से अच्छा लगता है हम क्या आगे इसमें और अच्छा संशोधन कर सकते हैं। अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।